हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। कोविड-19 पैंडेमिक में आप सभी कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं। इसी के साथ हम आज का अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सोशल साइंस क्लास 10 हिस्ट्री, दैट मीन्स इंडिया एंड द कंटेम्परेरी वर्ल्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, एक बात ध्यान रखिए बच्चों, जब भी आप किसी चैप्टर को शुरुआत करें ना उसको, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको उसके नाम को क्लियर रखना है कि उसका जो नाम है उसका क्या मतलब है। क्यों? क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ का नाम ही समझ में नहीं आएगा, किसी उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो वो नाम मतलब क्या बताना चाहता है हमें, तब तक हम उस चैप्टर के बारे में कम्प्लीटली समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी स्टार्टिंग करते हैं इसके नाम के साथ। इसका जो नाम है, अगर आप देखिए, नाम क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, अब इनमें 2-3 मेन कॉमन वर्ड्स हैं। राइज दैट मीन्स उदय होना, मतलब एक तरीके से किसी चीज़ की स्टार्टिंग होना। ठीक है, दैट नेक्स्ट है आपका नेशनलिज्म, जिसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रवाद। हिंदी में इस चैप्टर का नाम भी वही है कि राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम एंड राष्ट्रता, ये तीनों ही मतलब किसके हैं, नेशनलिज्म के। देन है आपका यूरोप। यूरोप आपको पता है कि क्या है, कॉन्टिनेंट है। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपको पता ही होगा, यहाँ पर हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है, जिसमें कि आपको क्या जहाँ पर कि क्या है, बहुत सारे कंट्रीज थे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें जो नेशनलिज्म है, ठीक है, तो किस तरीके से जो आज का जो यूरोप है, क्या वो पहले भी वैसा ही था या फिर एक लंबा टाइम पीरियड लगा है उस आज के यूरोप को फॉर्म होने में। ठीक है, क्या क्या चीज़ें उसने फेस की, सारी ही चीज़ें, उनमें से कुछ जो मेन चीज़ें हैं हम वो यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें कारण पता होना चाहिए, जो राइज ऑफ नेशनलिज्म है ना यूरोप में, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। मतलब होता है ना, हर किसी चीज़ के पीछे कोई एक चीज़, कोई एक फैक्टर ऐसा रिस्पॉन्सिबल, मतलब मेन रोल प्ले करने वाला जरूर होता है। तो यहाँ पर किसने वो काम किया था, मतलब जो नेशनलिज्म इन यूरोप है उसको जन्म देने का काम किसने किया था, क्या कारण था, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ था, जो द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन था जिसने क्या किया था, इस पूरे नेशनलिज्म को एक तरीके से जन्म दिया था यूरोप के अंदर। ठीक है, जहाँ से फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, लाइक 1848 में। आपने क्लास 9 में इसके बारे में पढ़ा है, आपको पता होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था। अब हम बात करते हैं इसके एक मेन कॉमन रिजल्ट कि जब यूरोप में नेशनलिज्म है तो उसकी वजह से वहाँ पर क्या हुआ। तो वहाँ पर सबसे मेजर जो चेंज था ना, जो एक सबसे बड़ा वहाँ पे रिजल्ट में देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे जो मोनार्कीज थी ना, या फिर जो फॉरेन कंट्रोल थे, चाहे कोई भी कॉलोनियल जो गवर्नमेंट का एक तरीके से जो वहाँ पे जो रूलिंग थी, उसको रिप्लेस कर दिया। किसने रिप्लेस किया, नेशनल गवर्नमेंट। ठीक है, और वहाँ पर क्या बनने शुरू हुए, नेशन स्टेट्स। अब आप सोचेंगे नेशन स्टेट्स क्या है, नेशन स्टेट्स क्या होते हैं, नेशन स्टेट्स क्या है, वो स्टेट्स होते हैं जब किसी भी प्लेस पे, किसी भी कंट्री में, या फिर कुछ जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, जो कुछ ग्रुप ऑफ नेशन है, वहाँ पर जो मेजोरिटी ऑफ जो वहाँ के सिटीजन्स हैं, सिर्फ ऐसा नहीं रूलर्स, सिटीजन्स की, उनके अंदर क्या होता है, कॉमन सेंस ऑफ बिलोंगिंग होता है। मतलब आइडेंटिटी उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी होती है, और वो सब मिलकर अपना एक कंट्री, अपना एक प्लेस एस्टैब्लिश करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, नेशन स्टेट। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या हुए, धीरे धीरे यूरोप में नेशन स्टेट्स डेवलप होने शुरू हुए, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। जर्मनी एंड इटली। जर्मनी एंड इटली किस तरीके से फॉर्म हुए थे, यूनिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू ये फॉर्म हुए थे। ठीक है, और जो जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो कब हुआ था, 18 जनवरी 1871। अब सिर्फ ऐसा नहीं कि तब यूनिफिकेशन हुआ उसके बाद तो चेंज नहीं आया, नहीं, आपको पता है हिस्ट्री है तो टाइम के साथ चेंजेस आते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर हमें क्या है, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। जर्मनी में पहले यूनिफिकेशन हुआ, फिर वहाँ पे मोनार्कियल गवर्नमेंट आई, देन वहाँ पर नाजी जर्मनी, आपको पता है ना, आपने क्लास 9 में पढ़ा था, उनकी रूलिंग आई। ठीक है ना, देन उसके बाद वेस्ट ईस्ट डिवीजन हुआ, देन अगेन रीयूनिफिकेशन वहाँ पर जर्मनी का हुआ था। ठीक है, तो एक बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है जो कि आपके सिलेबस में भी नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है उतना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जर्मनी का यूनिफिकेशन कब हुआ था, 18 जनवरी 1871। देन है इटली। इटली का यूनिफिकेशन कब हुआ था, 17 मार्च 1861। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये कुछ नेशन स्टेट्स वहाँ पर बने थे। इसके अलावा और भी थे, लाइक ग्रीस है, सर्बिया है, पोलैंड है, बुल्गारिया है, ये सब भी फॉर्म हुए थे। ठीक
ठीक है ना। तो ये सब कैसे फॉर्म हुए थे, जैसे कुछ इनमें से हैं जो ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में थे, और ओटोमन एम्पायर से क्या है ये लोग अलग हुए थे, ठीक है ना। उससे इन्होंने अपने आप को क्या किया था, फ्री करवाया था, एक तरीके से इंडिपेंडेंस उन्होंने वहां से गेन की थी। या फिर कुछ क्या थे, रशियन एम्पायर के कंट्रोल में थे। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिसको कि हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। कौन कौन से मेन टॉपिक है यहाँ पे हम जो कवर करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पर क्या है, आपका फर्स्ट पॉइंट है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ठीक है, जो कि हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं, जैसे कि आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि जो हमारा जो फ्रांस था वो क्या था, बहुत सारे कैटेगरीज में लाइक एस्टेट्स में डिवाइड था, ठीक है, 3 मेजर एस्टेट्स थे, और जो थर्ड स्टेट था वो अपने आप में थ्री और क्या नाम एक तरीके से सब कैटेगरीज में डिवाइड वहां पर था। तो किस तरीके से जो वहां पर एक पूरे यूरोप में हम कह सकते हैं जो एक होता है ना आइडिया ऑफ नेशन, मतलब नेशन डेवलप करना है हमें, ठीक है, वो थॉट की शुरुआत कहाँ से की। नेक्स्ट है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है ना, कि यूरोप में जो नेशनलिज्म है वो कैसे आया उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। देन द एज ऑफ रेवोल्यूशन, मतलब अब होता है ना रेवोल्यूशन, एक ध्यान रखना, रेवोल्यूशन जो वर्ड है ना ये कुछ ऐसा नहीं है जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में फुलफिल हो जाएगा। नो, रेवोल्यूशन क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है जिसमें बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगता है। तो बेसिकली अब यहाँ पे हम कुछ मेन पर्टिकुलर इवेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि क्या नाम है 1830 से 1848 के बीच में आपके यूरोप में हुए थे, ठीक है ना। देन है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अभी मैंने ऊपर बताया कि जर्मनी एंड इटली क्या हुआ था, यूनिफिकेशन हुआ था इनका। तो इनका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, कब हुआ, कौन कौन से मेन एस्पेक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व है वो हम आके डिस्कस करेंगे। देन है विजुअलाइजिंग द नेशन, ठीक है ना। तो आप किसी भी नेशन को, किसी भी कंट्री को किस तरीके से देखते हैं फिर हम वो देखेंगे। देन क्या है नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, ठीक है, हम इन दोनों ही चीज़ों के बारे में देखेंगे कि नेशनलिज्म क्या होता है और इंपीरियलिज्म क्या होता है, ठीक है ना, दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मेन कॉजेज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब कोई भी चीज़ अगर होती है ना तो उसके पीछे कारण तो जरूर होते हैं। तो कारण ऐसे कौन से थे जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे, जैसे कि क्या नाम यूरोप में नेशनलिज्म आया। तो सबसे बड़ा और सबसे पहला कारण हमारा क्या था, राइज ऑफ न्यू मिडिल क्लास। अगर आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ आपको पेपर, जैसे कि जो फ्रेंच रिवोल्यूशन है वहाँ पर क्या हुआ था, एक न्यू मिडिल क्लास क्या है वहाँ पर डेवलप हुई थी, ठीक है ना, जिसमें आपके डॉक्टर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, ठीक है ना, जिन्होंने क्या है अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए, जस्टिस के लिए डिमांड रखनी शुरू की थी। तो उसकी वजह से भी क्या है ये एक मेजर कारण वहाँ पे बना। नेक्स्ट राइज ऑफ रेवोल्यूशनरीज। अब किसी भी कंट्री में अगर कोई रेवोल्यूशन आएगा तो वहाँ पर क्या है कोई ना कोई होता है ना, एक तरीके से कुछ हीरोज होते हैं, कुछ रेवोल्यूशनरीज होते हैं। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो हम गांधी जी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। तो इस तरीके से क्या है वहाँ से बिलोंग करते हैं जोसेफ मेज़ेनी, ठीक है ना, तो वो बहुत फेमस है। देन आइडिया ऑफ लिबरलिज्म, आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म का मतलब क्या है, जो लिबरलिज्म की जो एक फिलोसफी थी, जो थॉट था वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में स्प्रेड आउट होने लगा था कि हम सबको क्या होना है, लिबरल होना है, ठीक है। लिबरलिज्म क्या है, एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब क्या होता है, लाइक फ्री। नेक्स्ट है स्प्रिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है ना, इसी की वजह से क्या कंजर्वेटिव डिजाइन्स क्या है सेटअप हुए थे 1815 में, ठीक है। एंड एक और चीज हुई थी ट्रीटी ऑफ वियना। वियना एक प्लेस का नाम है जहां पर कि क्या हुई थी, एक ट्रीटी दैट मीन्स एक संधि हुई थी 1815 में, किसके द्वारा, यूरोपियन पावर्स के थ्रू, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो क्या है ये भी एक मेन कारण बना था यूरोप में नेशनलिज्म के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स आपके इस चैप्टर की स्टार्टिंग एक फेमस पेंटिंग से होती है जो किसने बनाई है, फ्रेडरिक सोरी ने, ठीक है। कब बनाई थी, 1848 में। ये थोड़ा सा ना डेट को आप जरूर ध्यान रखना क्योंकि ये क्या है आपसे 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लेता है, ठीक है ना। और ये कौन थे, एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई थी, मतलब 4 सीरीज उसके अंदर थी, जिन्होंने क्या एक तरीके से 4 पेंटिंग्स थी जो उन्होंने प्रिपेयर की। इसमें वो क्या दिखाना चाहते हैं, ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, मतलब एक ऐसी दुनिया जहाँ पर क्या हो सारी ही चीज़ें बड़ी आइडियल हो, है ना, सभी लोग एक साथ रहते हों, डेमोक्रेटिक रूल हो, है ना, और सोसाइटी भी क्या है ऐसी फॉर्म की जाए जहाँ पर सभी के पास इक्वालिटी हो, ओके, किसी को मिसट्रीट ना किया जाए, समथिंग लाइक दैट। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो जो हमने बात की ना कि ऐसी एक सोसाइटी, इस सोसाइटी को हम बोलते हैं यूटोपिया,
ठीक है। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? इमेजिनरी सोसाइटी दैट इम्पॉसिबल टू क्रिएट, मतलब एक ऐसी दुनिया जिसको बनाना मुश्किल है, ठीक है। जैसे कि अगर हम आपसे कहें तो आप अपने बारे में सोच सकते हैं कि मेरे पास ये होगा वो होगा, ठीक है, मेरे पास अच्छे गेम्स होने चाहिए, ड्रेसेस होनी चाहिए, मैं कहीं पर भी वर्ल्ड टूर पर चला जाऊँ, मैं पढ़ाई में ये सारी चीज़ें कर पाऊँ, मैं क्लास में टॉप कर लूँ, तो समथिंग लाइक दैट। लेकिन तो कई बार क्या होता है, लाइक इमेजिनरी सोसाइटी, ओके। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर में क्या है, एक फीमेल फिगर आपको दिखाई देगी, ठीक है ना, मतलब फीमेल फिगर है जिनके क्या नाम है, एक तरीके से जो क्या शो कर रही है, यहाँ पर क्या है, एक तरीके से ये बिलोंग करती है फ्रीडम से, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे भी क्या एक फीमेल फिगर को हमने यूज किया था, ठीक है ना, जिसमें कि क्या नाम है, जो क्या करती थी, फ्रीडम को रिप्रेजेंट करती थी। इनके दोनों हाथों में अलग अलग चीज़ें हैं। इनके एक हाथ में लाइक फर्स्ट हैंड में इनके एक टॉर्च है जो क्या डिनोट करता है, एनलाइटमेंट, मतलब लोगों को क्या करना है, वो एनलाइटन करना है, ठीक है। सेकंड हैंड में क्या है, डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसका कि मतलब क्या एक तरीके से सिटीजन्स को क्या क्या राइट वहाँ पे उनके नेशन में मिलने चाहिए, वो सारी चीज़ें क्या एक तरीके से नोटेड डाउन, मतलब लिखी गई हैं। इसके अलावा इस फिगर में क्या है, आप देख रहे होंगे कि बहुत लंबी सी लाइन आ रही है काफ़ी पीछे से ना, तो इस लाइन में क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले आपको दिखाई देंगे कौन, यूरोप एंड अमेरिका के लोग क्या है यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएंगे, हर एज ग्रुप के सभी जेंडर लाइक मेल एंड फीमेल सभी लोग क्या है एक लाइन में खड़े हुए हैं। क्यों ऐसा है कि यहाँ पर ये सभी लोग खड़े हुए हैं, क्यों, क्योंकि क्या नाम है, एक तरीके से ये सभी लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, अपने यहाँ पर नेशन स्टेट से डेवलप होने का ये लोग वेट कर रहे हैं। नेशन स्टेट्स में आपको बता चुकी हूँ कौन से हैं, और सबसे स्टार्टिंग में यूएसए एंड स्विट्जरलैंड में नेशन स्टेट डेवलप हुए थे, तो सबसे स्टार्टिंग में क्या है, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड के लोग क्या है यहाँ पे दिख रहे हैं। देन उनके जस्ट पीछे कौन है, फ्रांस के लोग हैं, अपने हाथ में ट्राई कलर फ्लैग लिए हुए हैं, ठीक है। देन आगे क्या है, आपके जर्मनी के लोग हैं, तब तक जर्मनी वगैरह का यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, ठीक है। इसमें आपको इन्होंने ये इमेजिनरी वर्ल्ड लाइक यूटोपिया क्यों दिखाया, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप में क्या था, एक तरीके से एब्सोल्यूटिज्म था। एब्सोल्यूटिज्म क्या होता है, एक ऐसी गवर्नमेंट होती है और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट होता है जिस पर किसी भी तरीके का किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, सारी पावर उनके पास होती है। दैट मीन्स की सारी पावर क्या होती है, सेंट्रलाइज्ड होती है गवर्नमेंट के हाथ में। उनके पास अपनी एक मिलिट्री होती है जो क्या करती है, अपने अकॉर्डिंगली रूल करने के लिए लोगों को रिप्लेस मतलब सप्रेस करती है, उनके ऊपर एक तरीके से प्रेशर डालने की कोशिश करती है, उनको परेशान करती है, लाइक टैक्स पे करने के लिए और ये सारी चीज़ें। जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में तिथि एंड तिले लाइक टैक्सेस देखे थे ना, तो ऐसे, ओके। तो ये सारी चीज़ें, तो अब अगर हम देखें तो इसमें क्या है, जैसे कि बाद में कौन लोग दिखाए गए हैं, आपके जर्मनी के लोग हैं जिन्होंने अपने हाथ में ब्लैक रेड एंड गोल्डन कलर का एक ट्राई कलर फ्लैग इन्होंने लिया हुआ है। तब तक क्या है, वहाँ के लोगों में क्या एक तरीके से वो क्या नाम है, वहाँ पर एक नेशन स्टेट डेवलप नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से क्या है वो लोग पीछे है, एक तरीके से वेटिंग में है, जैसे कि वहाँ पर वो हो, क्यों, क्योंकि नेशन स्टेट बता ही चुके हैं क्या होते हैं, वो प्लेस है जहाँ पर क्या नाम है कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन एक तरीके से जो बिलोंगिंग्स हैं, इन सारी चीज़ों से बिलोंग करने वाले जो लोग हैं वो मिलकर अपना एक नेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं इनके इस फिगर के थ्रू कि जो यूरोप है ना वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हुआ था धीरे धीरे, ठीक है ना। तो जो नेशनलिज्म का जो प्रोसेस है उसने किस तरीके से उसको स्टेप बाय स्टेप धीरे 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 पूरे यूरोप को चेंज किया था, वो सारी ही चीज़ें आप इस चैप्टर के अंदर क्या है कुछ मेन एस्पेक्ट यहाँ पर पढ़ेंगे। और कोई भी जब चेंज आता है ना तो ऐसे तो नहीं आएगा ना, तो उसकी वजह से वहाँ पर कुछ वॉर्स होती हैं, कुछ रिवॉल्ट्स होते हैं, कुछ रेवोल्यूशंस होते हैं, तो इस वजह से क्या है वो सारी ही चीज़ें क्या नाम है वहाँ पर होती है, और तब जाकर किसी नेशन स्टेट्स को डेवलप किया जाता है, ओके। या फिर कह सकते हैं एक मॉडर्न जो स्टेट है ना वो डेवलप होते हैं। मॉडर्न स्टेट की बात हम करें तो काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं मॉडर्न स्टेट्स वो स्टेट्स हो जाती हैं जहाँ पर जो पावर है वो एक इंसान के हाथ में ना होकर लोगों के बेनिफिट के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है ना। मतलब पावर सेंट्रलाइज नहीं होती, सबऑर्डिनेटी के साथ यूज़ वहाँ पर उसको किया जाता है, ओके। तो इसके साथ क्या है आपका एक इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट आई होप सो कि आप इसको पूरा देखेंगे जिससे कि आपको टॉपिक्स कम्प्लीटली समझ में आएंगे, ठीक है। एंड देन इसके बाद हम आपका नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ओके। एंड देन इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आंसर सेशन लाइक क्वेश्चन आंसर सीरीज आपको नेक्स्ट ईयर तक कर दी जाएगी। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी,
एंड आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। और ये जितने भी टॉपिक आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं वो सब आपके एग्जाम से रिलेटेड है। आपको एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट, काफ़ी ज़्यादा हेल्प इनसे मिलने वाली है। तो आई होप सो कि आप इसको स्किप नहीं करेंगे और आप इसको कम्प्लीटली करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर एंड गुड लक स्टूडेंट्स।